विपक्षी एकता के लोग अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर ऐसे खुश हो रहे हैं मानिए कि उन्हें पूरा जहां ही मिल गया हो। लेकिन विपक्षी एकता के साथ परेशानी यह है कि वो एक होकर भी एक नहीं है। विपक्षी एकता के नेता अभी देश का भ्रमण कर एकता को मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने जनता को कैसे अपने पाले में किया जाए इस रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने अब एक ऐसा धांसू प्लान तैयार कर लिया है कि विपक्षी एकता लगभग चारों खाने चित हो जाएगी। क्या है प्लान, बताते हैं आपको। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को मात देने का धांसू प्लान तैयार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं से वोटर चेतना महाअभियान में जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 को 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हर युवा को मतदाता बनाया जाए। राष्ट्रव्यापी महाअभियान के तहत बीजेपी गढ़वाल संभाग के पदाधिकारियों और टोली की 1 दिवसीय कार्यशाला में भट्ट ने कहा कि पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा में 10,000 नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि समितियों के सदस्य घर घर जाकर 18 साल की आयु पूर्ण हो चुके युवाओं को उनके मतदाता पहचान पत्र बनाकर मतदाता सूची में शामिल करने का काम करेंगे। इसमें 18 साल की उम्र पूरी कर चुका युवा मतदाता बनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस अभियान में पार्टी के मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और अन्य जनप्रतिनिधि भी इस अभियान में सहयोग करेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने कहा कि सभी को अधिनियम के रूप में जुटना होगा, सभी मोर्चों का सहयोग लिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस में आम कार्यकर्ताओं की कोई भी अहमियत नहीं है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस का जो पैनल बनता है उसमें मूल कार्यकर्ताओं के नाम ही नहीं होते। बीजेपी में आम कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाती है। भट्ट ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को उपेक्षित रखने से उनका मोह पार्टी से भंग हो रहा है। नगर पालिका या पूर्व में प्रत्याशी रहे ऐसे कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। राज्य की सीमाओं से लगी विधानसभा क्षेत्रों में वोटरों की संख्या भी हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी की जानकारी निर्वाचन आयोग को दी जाए ताकि इसकी जांच कराई जा सके। संयोजक कुलदीप कुमार ने कहा कि टोलियां घर घर जाकर संपर्क करेंगी। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल समेत गढ़वाल संभाग के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और गठित टोलियों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बीजेपी और विपक्ष की राजनीति में मूल फर्क यही है कि विपक्ष और कांग्रेस सिर्फ चिंतन मनन करते रहते हैं और बीजेपी सिर्फ काम। देश अपनी आजादी के 77 साल पूरे कर चुका है। अमृतकाल का ये भारत विश्व स्तर पर अपना लोहा मनवाने में लगा है। देश वही आगे बढ़ता है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के लिए समर्पित रहता है। हमने जितने ही देश देखे हैं जो विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं, उन देशों के सर्वोच्च नेताओं ने अपने फैसले के साथ मजबूत इच्छा शक्ति भी दिखाई है। आजादी के 77 साल बाद भारत को ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है जो फैसला लेने में कतराता नहीं है और जो ले लिया फैसला तो उससे पीछे भी नहीं हटने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी की। पीएम मोदी के सत्ता में आने के साथ ही सबसे बेहतरीन चीज ये हुई है कि वो देश के बेहतर भविष्य के लिए दूरगामी सोच रखते हैं, जिसके कारण विश्व पटल पर भारत ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है। देश अब पीछे मुड़कर देखने के लिए तैयार नहीं है और ना ही पीएम मोदी के नेतृत्व में देश रुकने को तैयार है। दरअसल चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह सफल हुआ है और भारत ने कुछ ऐसा कर दिया जो अब तक कोई देश नहीं कर पाया है। चांद के साउथ पोल पर लैंड करना काफी चुनौतीपूर्ण था और इसको लेकर कई देश आशंका जाहिर कर रहे थे, लेकिन इसरो ने इस तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की वाहवाही आज देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। चंद्रयान 3 मिशन के सफल होते ही एक नए मिशन की चर्चा जोरों पर शुरू हो गई है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। दरअसल सूरज की स्टडी करने वाला स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 भी जल्द मिशन पर होगा। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद देशवासियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और वैज्ञानिकों को बधाई दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसरो का आदित्य L1 मिशन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का अब तक का सबसे जटिल मिशन है। ये अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में लॉन्च होने वाला है। ये मिशन कई मायनों में खास और अलग होने वाला है। अंतरिक्ष यान हर वक्त सूर्य की ओर देखेगा और नजर रखेगा। भारतीय सूर्ययान आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को धरती और सूरज के बीच L1 ऑर्बिट में रखा जाएगा। धरती और सूरज के सिस्टम के बीच मौजूद पहला लैरेंजियन पॉइंट पर आदित्य L1 को रखा जाएगा। लैरेंजियन पॉइंट को अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस भी कहा जाता है। यहाँ पहले से कई उपग्रह तैनात किए गए हैं।
इस जगह से आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करेगा। इसरो का ये मिशन अब तक का सबसे जटिल मिशन होने वाला है। आदित्य L1 का काम सूरज पर 24 घंटे नजर रखना होगा। पीएम मोदी की सोच हमेशा से यही रही है कि देश पहले है और परिवारवाद बाद में। ऐसे में अब चंद्रयान 3 के सफलता के बाद भारत आदित्य L1 मिशन के जरिए नया इतिहास रचने के लिए तैयार है, जिसका ऐलान पीएम मोदी ने कर दिया है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार के दिल्ली सेवा बिल लाने के बाद राजधानी दिल्ली एक्शन की शुरुआत हो गई है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का हाल ही में बंगला विवाद सामने आया था। इस मामले में नई दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित अपने आधिकारिक बंगले के नवीनीकरण के लिए उन्होंने लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च करे थे। ये भी सुर्खियां बनी थी। वहीं अब उनके निजी सचिव को अवैध तरीके से बड़ा बंगला देने को लेकर एक नया विवाद सामने आ गया। दरअसल सीएम केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को पहले गलत तरीके से आवंटित टाइप 6 बंगले को रद्द कर दिया गया। इसके बाद सतर्कता निदेशालय ने पीडब्ल्यूडी को आवास आवंटन नियमों का पालन करते हुए उन्हें टाइप 4 बंगला आवंटित करने का आदेश दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार एजेंसी में पाया गया कि कुमार को दिल्ली सरकारी आवास आवंटन के नियमों का उल्लंघन करते हुए गैरकानूनी तरीके से उन्हें टाइप 6 का घर दे दिया गया था, जबकि वो टाइप 4 आवास के लिए पात्र थे। इसी मामले में विभाग ने इस मुद्दे को लेकर पीडब्ल्यूडी सचिव को पत्र लिखा। उस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि कुमार को शुरू में टाइप 5 आवास आवंटित किया गया था। वहीं पीडब्ल्यूडी सचिव को भेजे गए इस पत्र में साफ-साफ उल्लेख है कि यह पाया गया है कि विभव कुमार को टाइप 5 आवास आवंटन रूल बुक के नियम 20D के अनुसार नहीं है। लोक निर्माण विभाग द्वारा जांच में यह पाया गया कि आवंटन नियमों के अनुसार वो केवल टाइप 4 आवास के पात्र हैं, क्योंकि ये बिना बारी का आवंटन है। चूंकि उन्हें एक बड़ा क्वार्टर यानी कि टाइप 5 आवंटित किया गया था, इसीलिए कुमार को इस प्रकार के आवंटन को नियमित करने के लिए पिछले डेट से एलजी की मंजूरी लेने के लिए लोक निर्माण विभाग के सचिव ने 18 अगस्त 2016 को एक प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर उपराज्यपाल ने अपने जवाब में निर्देश दिया कि इस मामले को मौजूदा कानूनों और नियमों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए। तो देखा आपने कैसे बंगला और बड़ा गाड़ी न लेने का वादा कर सत्ता में आने वाले केजरीवाल खुद तो शीश महल में रह ही रहे हैं, साथ ही अपने सचिव को भी आलीशान बंगला दिलवा रखा है। लेकिन एक बार फिर इस खुलासे से केजरीवाल बैकफुट पर आ गए हैं और पार्टी को जवाब देना मुश्किल हो गया है। ये विवाद ऐसे समय में आया जब खुद सीएम केजरीवाल के बंगले को लेकर जांच चल रही है। ये खुलासा हुआ था कि केजरीवाल ने अपने सरकारी घर को चमकाने में 45 करोड़ रुपए का खर्च किया था। तस्वीरों में अरविंद केजरीवाल का बंगला देखने में काफी भव्य लग रहा था, साथ ही इसके भीतर काफी चमक धमक भी है। बीजेपी ने केजरीवाल के घर की तस्वीरों को शेयर करते हुए उसे अरविंद केजरीवाल का शीश महल बताया था। कांग्रेस को लगता है कि देश में तभी कुछ हो सकता है जब देश में उसकी ही सरकार होगी और किसी और के शासनकाल में कुछ गौरव का क्षण देश के नाम आता है तो कांग्रेस को ऐसी मिर्ची लगती है कि वो उस मुबारक मौके पर भी राजनीति करने से नहीं चूकती है। उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं इस शौर्य गाथा का सारा श्रेय पीएम मोदी को न चला जाए, इसलिए वो कभी नेहरू का तो कभी इंदिरा गांधी का जिक्र करने लगती है। इस बार भी देश चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने पर देश के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहा था, तो कांग्रेस ने अपने असुरक्षा भाव के कारण वहां अपनी राजनीति घुसा दी। दरअसल चांद पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से पूरा देश गौरवान्वित है। इसरो के वैज्ञानिकों को पूरे देश और दुनिया से बधाइयां मिल रही है। हर कोई इसरो की सफलता का जश्न मना रहा है, लेकिन कांग्रेस यहां भी राजनीति करने से बाज नहीं आई। राहुल गांधी और कांग्रेस ने इस कामयाबी पर इसरो को बधाई दी। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि आज की अग्रणी उपलब्धि के लिए इसरो को बधाई। चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग हमारे वैज्ञानिक समुदाय की दशकों की जबरदस्त प्रतिभा और कड़ी मेहनत का परिणाम है। 1962 के बाद से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है और युवा सपने देखने वालों की पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। वहीं कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतरने पर इसरो सहित सभी देशवासियों को बधाई। भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकता को देखते हुए ही पंडित नेहरू ने इसरो की नींव रखी थी। ये उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज भारत पूरे विश्व में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने चंद्रयान की सफलता को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि 1962 में शुरू हुए भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने आज चंद्रयान 3 के रूप में एक नई ऊंचाई तय की। पूरा देश आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की इस गौरवशाली यात्रा पर गर्व महसूस कर रहा है। सभी देशवासियों के लिए खुशी का क्षण है। सभी वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता प्रत्येक भारतीय की सामूहिक सफलता है।
खड़गे ने भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर नेहरू को क्रेडिट दिया। वहीं पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि आज हम जो सफलता देख रहे हैं वो एक सामूहिक संकल्प, एक सामूहिक कामकाज है, एक सामूहिक टीम के प्रयास का नतीजा है। ये सिस्टम का नतीजा है, एक व्यक्ति का नहीं। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई पोस्ट किए हैं जिसमें पार्टी ने चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग पर नेहरू को क्रेडिट देने की कोशिश की है। देश आज पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में डंका बजा रहा है। ऐसे में कांग्रेस को लग रहा है कि भारत के इस कीर्तिमान से बीजेपी को कहीं चुनावी फायदा न हो जाए, इसलिए कांग्रेस पंडित नेहरू की याद दिला रही है। अगर कांग्रेस नेहरू को याद कर रही है तो उसे अभी के देश के प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी के शासनकाल में ही भारत ने चांद फतह की है। ऐसे में कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन इसका क्रेडिट पीएम मोदी को मिलना लाजमी है। देश जब भी गौरवशाली क्षणों का साक्षी बनता है और कांग्रेस की इस तरह की राजनीति कांग्रेस के असुरक्षा भाव और कुंठा को दिखाता है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन भाषण देते हुए कहा था कि हमें 3 चीजों से बचने की जरूरत है: परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। पीएम मोदी ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात कहते हुए बिना किसी का नाम लिए हुए देश के विपक्षी दलों और खास तौर पर कांग्रेस को राजनीति की इन सब बीमारियों के लिए जिम्मेदार भी ठहराया था और कहा था कि देश को कर्तव्य पथ पर चलते हुए विकास पथ की ओर बढ़ते हुए देश को इन बुराइयों से बचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने पीएम पद को ये कहते हुए घेरा कि ये सब झूठ है। लेकिन आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि सांझ को आज क्या, और कांग्रेस के भीतर की तुष्टीकरण राजनीति अब भले खुले तौर पर सबके सामने आ गई है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने इन दिनों अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस बीच अब बीजेपी ने भी कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी सप्ताह में 2-3 दिन किसी न किसी जिले के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं और अपनी पार्टी के नेताओं पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विदिशा जिले की लटेरी विधानसभा में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। आयोजन के दौरान अजीज कुरैशी द्वारा दिए गए बयान ने खलबली मचाकर रख दी। कुरैशी ने कहा कि मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है। देश भर में 22 करोड़ मुसलमान हैं, 1-2 करोड़ मर भी जाएं तो कम नहीं। कुरैशी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हम एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमानों ने हाथों की चूड़ियां नहीं पहन रखी। 22 करोड़ से 1-2 करोड़ मर भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता अजीज कुरैशी अपनी पार्टी के नेताओं पर नाराज हैं। कुरैशी ने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग आज हिंदुत्व की, धार्मिक यात्राओं की, जय गंगा मैया की, जय नर्मदा मैया की बात करते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। अजीज कुरैशी ने सख्त लहजे में कहा कि मुझे किसी से डर नहीं, निकाल देना पार्टी से। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, पीसीसी के दफ्तर में मूर्तियां बिठाते हैं, ये डूब मरने की बात है। अजीज कुरैशी ने यह भी कहा कि मुसलमान आपका गुलाम नहीं है। देश की सारी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस को भी मैं शामिल करता हूं, मैं उनसे अच्छी तरह कहना चाहता हूं, समझ लेना मुसलमान आपका गुलाम नहीं है जो आप हुक्म दें और आपके हुक्म की तामील हो जाए। मुसलमान क्यों वोट दे आपको? नौकरी आप देते नहीं, पुलिस, सेना, नेवी में आप लेते नहीं, फिर क्यों वोट दे मुसलमान आपको? आपको बता दें, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ इन दिनों सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। कमलनाथ भी अब हिंदुत्व की बातें करने लगे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के मुस्लिम नेता नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं अजीज कुरैशी के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुरैशी के कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति का मुखौटा पहनने की आदत कांग्रेस की पुश्तैनी है। इस मुखौटे को जनता ने कई बार उतारा है। सिंधिया ने कहा कि चुनाव आता है तो कांग्रेस के अनेक मुखौटे धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर दिखाई देते हैं। कांग्रेस धार्मिक यात्रा की बात कर रही है तो देखा आपने कैसे कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि अगर वो तुष्टीकरण की राजनीति करती रही तो वो राजनीति का किस्सा बनकर रह जाएगी। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।